बाबा जी कोचिंग से मैं कविता नंदवानी आपकी इकोनॉमिक्स टीचर आज लेकर आई हूँ सेकंड पार्ट लेसन नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम स्टडी करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्षेत्र क्या है एंड सिग्निफिकेंस मतलब वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। Scope of a macroeconomics refers to the field of study or area of study of macroeconomics. It includes the following leading issues in accordance with the CBSE syllabus 12th grade means स्कोप में हम क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ यूज़ होती है, उसका फील्ड कौन सा है, उसका क्षेत्र कौन सा है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है, 4 सेक्टर से हमें मिलने वाली इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम होती है। आप 4 सेक्टर अब कहेंगे मैम 4 सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डीपली स्टडी आएगी कि इकोनॉमिक्स के अंदर 4 सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गारमेंट सेक्टर। इन चारों सेक्टर से जो हमें इनकम मिल जाती है वो हमारी होती है डोमेस्टिक इनकम, और उस डोमेस्टिक इनकम में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी विदेशों से मिलने वाली आय को जोड़ देते हैं तो वो हमारी बन जाती है नेशनल इनकम। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप मीन्स लार्ज की स्टडी, ठीक है। अब देखो 4 सेक्टर हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सभी सेक्टर अपने आप में होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। मान लो प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर में सिर्फ एक आपकी सिटी पानीपत, हिसार, चंडीगढ़, सोनीपत, सिर्फ इन्हीं के प्रोड्यूसर की काउंटिंग नहीं होती है, ना ही इन्हीं के बारे में स्टडी होती है, बल्कि होल कंट्री के प्रोड्यूसर्स के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम बोल देते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। तो जब लार्ज की स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए हम नेशनल इनकम की स्टडी करने के लिए, एस्टिमेशन लगाने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनको करने के लिए मिल रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको काम करने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। तो उसकी जितनी भी सारी थ्योरी होती है वो भी हम किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। Macroeconomic study the theories related to employment और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। देखो एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितनी करंट वेज रेट है उस वेज रेट पर जितने भी पर्सन वर्किंग करने के लिए एग्री हैं वो सभी एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, और जो पर्सन एग्री हैं बट उन्हें वर्क नहीं मिलता, काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा, तो वो पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी में आएंगे। Keynesian theory of employment is the notable significance in this context. It explains the cases of unemployment and suggests the possible remedies to combat it. देखो केंजियन क्या है, एक हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट पर एक थ्योरी लिखी है जिसे जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो आपको ये स्टोरी डीपली जो है पढ़ने को मिलेगी। ये थ्योरी जो है केंजियन थ्योरी काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे हम ग्रेजुएशन लेवल पर। अभी +2 लेवल पर सिर्फ हमें स्कोप बताए गए हैं कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और थर्ड हमारा है थ्योरी ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ मनी और क्रिएशन क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो अभी बैंकिंग वाला चैप्टर आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा है, 12th में काफ़ी डीप दिया हुआ है ये कि एक बैंक क्रिएशन कैसे करता है। एक बैंक के अंदर अगर एक पर्सन सेविंग करता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, और उसकी वो सेविंग किस तरह से बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करता है, इसको बोल देते हैं थ्योरी ऑफ मनी। इसमें छोटा सा एग्जाम्पल दे देते। फॉर एग्जाम्पल बैंक क्रिएशन कैसे करता है, मान लो आपने डिपॉजिट कराई 1000 रुपीज़, ठीक है, एक पर्सन ने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए। बैंक क्या करता है, उसका 10% अपने पास रखकर बाकी मनी को वो इंटरेस्ट रेट पर बाहर दे देता है, ठीक है, इन्वेस्ट कर देता है, बैंक की तरफ से वो इन्वेस्ट हो जाती है।
अब देखो 10% रखेगा, यानी 1000 में से उसने 10% यानी 100 रुपये अपने पास रखे और 900 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, मतलब किसी को भी उधार दे दिए, लोन दे दिए, कुछ भी कर दिया। उसके बाद जब वो 900 रुपये किसी दूसरे पर्सन के पास आए तो उस पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट करा। जब बैंक में 900 रुपये आए तो उसका 10% यानी कि 90 रुपीज़ बैंक ने अपने पास रखे और बाकी 827 रुपीज़ जो हैं वो किसी को भी लोन के लिए दे दिए। इस जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलकर ज़ीरो तक नहीं आती तब तक चलती रहती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कितने परसेंट रखा गया और कितने परसेंट लोन पर दिया गया। तो इस सारे को बोल देते हैं मनी क्रिएशन, ठीक है। और मनी क्रिएशन की थ्योरी कैसे होती है, होल इकोनॉमी की स्टडी है, इसलिए इसको भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखा जाता है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफरेंशियरी गैप। देखो इनकी मीनिंग क्लियर होना चाहिए, थ्योरी आप अपने आप कर लेंगे। जनरल प्राइस लेवल क्या होते हैं? जनरल प्राइस लेवल होते हैं जो होल इकोनॉमी के प्राइस लेवल होते हैं। ये प्राइस लेवल लॉन्ग पीरियड के प्राइस लेवल होते हैं। इसकी आपको लगेगा कि मैम बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली ये आप कंसेप्ट है और इनकी डीपली स्टडी आगे पूरे चैप्टर में दी हुई है, तो वहाँ से करेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये चैप्टर जो है मैक्सिमम आपका 3 से 4 मार्क्स में आएगा, जिसके अंदर इसके पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन अ मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्फ्लेशनरी होता है कंटिन्यूसली प्राइसेस का बढ़ना। जब मार्केट में आपके प्राइस जो होते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी, और कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हैं तो वो होता है डिफ्लेशनरी। अब यहाँ गैप के बारे में बात की गई है। गैप क्या होता है? जितनी एग्रीगेट डिमांड है और जितनी मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई है उसके बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम बोल देते हैं गैप। और ये गैप शो करता है हमारे प्राइस लेवल से। अगर इंक्रीज कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, तो वो इन्फ्लेशनरी गैप को शो करेगा। अगर प्राइस तो वो हमारी गैप को शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो होल इकोनॉमी की जहाँ स्टडी करेंगे वहाँ गवर्नमेंट की रोल और एक्टिविटी तो होगी। मान लो देश के अंदर कोई मुसीबत आती है, जैसे अभी कोरोना आया, तो उसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट जो थी वो इन्वॉल्व थी। प्राइवेट सेक्टर ने बेशक हेल्प की, लेकिन एक्शंस लिए गए वो सारे के सारे किसने लिए? इस तरह की जो स्टडी होती है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। नेक्स्ट एक्सचेंज रेट बैलेंस। एक्सचेंज रेट क्या होती है? देखो एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जिस किसी दूसरे करेंसी को देते हैं या लेते हैं, ठीक है। और पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दो तरह की जो स्टडी है करते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है जितनी हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट है, ठीक है। अब जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है कई तरह की होती है, ये नहीं कि मतलब मनी ट्रांसफ़र कर दी तो इससे ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट इकोनॉमिक्स में होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है या स्कॉलरशिप दे दी है बच्चों को या किसी भी तरह की कोई सब्सिडीज़ दे दी है जिसके बदले में हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं गवर्नमेंट को, तो आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इधर हम स्टडी करते हैं विजिबल आइटम्स, अनविजिबल आइटम की, ठीक है, और मनी ट्रांसफ़र की। जितने आइटम्स हैं वो इसमें स्टडी करेंगे और इसकी जो डीपली स्टडी है चैप्टर में करेंगे, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला आपकी बुक में चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? सबसे पहले है डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक ऑफर्स अ डीप डिस्क्रिप्शन। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताती है? हमें बता तरह से पूरी होल इकोनॉमी में हम स्टडी करते हैं। मान लो हमने एस्टिमेशन निकालना है नेशनल इनकम का, इनकम, नेचर, लेवल, इकोनॉमी सारी किस पे डिपेंड करती है? होल इकोनॉमी पे। होल इकोनॉमी किस की जाती है? इकोनॉमिक्स। चलिए हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी भी हम किसमें करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दो अलग तरह की टर्म्स हैं। करंट प्राइस पर लोग काम करने के लिए तैयार हैं, उनको काम मिल रहा है, तो वो सारे एम्प्लॉयमेंट आते हैं। और जो पर्सन वर्किंग अवेलेबल है लेकिन वो वर्क करने के लिए तैयार नहीं है करंट पेमेंट पर, तो वो क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट को शो करता है। और इसकी सारी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बजट जो रेगुलेट करती है गवर्नमेंट फैब में, वो भी सारा का सारा इसी चीज़ पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो रोड मैप सरकार रोडों के डेवलप करने के लिए या अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, पॉलिसीज चलाती है
ठीक है। तो उसकी स्टडी भी सारे किस में की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब आप स्टडी करते हैं तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। देखो नेशनल इनकम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारी ग्रोथ रेट क्या है, या अदर देशों से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि देश जो है ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, कौन सी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, कौन सी डेवलपमेंट कंट्री है। ठीक है। तो इन सारी स्टडी के लिए हमें क्या स्टडी करनी पड़ती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे लार्ज कंसेप्ट हैं, होल इकोनॉमी से रिलेटेड है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स में स्टेबिलिटी है, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी हैं, सेंट्रल बैंक अपनी कौन सी पॉलिसीज चला रहा है। ठीक है। अब जो पॉलिसीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक बैंकों के अकॉर्डिंग चलाई जाती है, ठीक है, जिसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे बोल देते हैं, बजटरी पॉलिसी जैसे कि फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। एक होती है बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंदर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात, ऑफ ट्रेड के अंदर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है। ये हमें बताता है कि किसी भी देश की इंपोर्ट करने की कितनी कैपेसिटी है और एक्सपोर्ट करने की कितनी कैपेसिटी है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट होता है जब हम अपनी ज़रूरत के लिए अदर सामान को अपने देश में मंगा लेते हैं तो उसको बोल देते हैं इंपोर्ट, और जो माल हमारे पास एक्स्ट्रा होता है अदर कंट्री में हम सेल उसको हम बोल देते हैं एक्सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं पॉवर्टी की। पॉवर्टी एक लार्ज कंसेप्ट है। ठीक है। गरीबी इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीब हैं, अभी भी सबसे ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी की जाती है वो होल लेवल पर की जाती है, इसलिए उसको भी करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड पड़ती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोई भी पॉलिसी बनाए रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, या इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप की स्टडी करने के लिए तो भी हमें क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी आनी चाहिए। ठीक है। के बाद है एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी बिकम द एविडेंस ओनली थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक्स डाटा। देखो जब हमारे सामने शॉर्ट पीरियड में कोई भी चैलेंजेस आ जाते हैं तो हम उन चैलेंजेस को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं। जो भी स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है रिगार्डिंग इकोनॉमिक क्लास की, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सीपीटी में पढ़ रहे हैं, एमकॉम लेवल में, 12th में, एमबीए में, अगर किसी भी लेवल पर आप इकोनॉमिक्स की कोचिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, स्टूडेंट कीजिए मुझसे। ठीक है। अदर भी मेरा कोई भी नहीं है, वो नंबर भी व्हाट्सएप यूजेस है, आपको ओनली मैसेज है, मैं आपके मैसेज की रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है जो बच्चे अपनी इनकम खर्च नहीं कर सकते, पैसे खर्च नहीं कर सकते। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। अगर आप इसी वीडियो को फॉलो करके भी स्टडी करेंगे तो आपके 70 से 80% मार्क्स जो हैं वो इजीली गेन कर लेंगे। आपके देखो चैप्टर के एंड में यहाँ पे पावर पॉइंट्स विजन विंडोज़ दी हुई हैं जिसके अंदर बताया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था जो इकोनॉमिकली यानी मनी से रिलेटेड जुड़ी हुई होती हैं, जैसे हमारी इनकम कितनी है, हमारा खर्चा कितना, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, ये सारी हमारी क्या है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस काफ़ी अच्छा यहाँ भी दिया हुआ है। मैंने जो वीडियो अभी पार्ट 1 पोस्ट किया था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों में डिफरेंसेस दिया है नोट्स बनाकर, आप स्टूडेंट वहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस आप डीपली स्टडी कर चुके हैं। ये जो एक्सरसाइजेस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग बेस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। पहले मैं आपको चैप्टर की स्टडी करवाऊंगी, उसके बाद मैं एक्सरसाइजेस आपको रिवाइज करवाऊंगी। स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।